नमस्कार। आज हम एचडीएफसी बैंक पर मिली जानकारी के आधार पर बात करेंगे। देखते हैं कि भारत का ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आखिर इतना बड़ा और जरूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक मतलब इसका नाम तो सबने सुना ही है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है और अप्रैल 2024 तक लगभग 145 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक था 10वां? दुनिया में। हाँ, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी भी। ये आंकड़े तो मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये स्केल दिखाता है इसका। और एक और बात, इसे भारत के 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में से एक माना जाता है। इस टैग का, इस दर्जे का असल मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि ये बैंक इतना बड़ा और इकोनॉमी से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर इसे कोई दिक्कत होती है तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। मतलब टू बिग टू फेल वाली बात। अच्छा, हाँ। इसका बैंकिंग सेक्टर के कुल कर्जों मतलब एडवांसेस में करीब 15% हिस्सा है और प्राइवेट बैंकों में देखें तो लगभग 37%। ये वित्त वर्ष 24 के आंकड़े हैं। बाप रे, 37% प्राइवेट सेक्टर में, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। हाँ, ये इसके प्रभाव को साफ दिखाता है। अच्छा, तो अगर ये इतना जरूरी है तो इसकी नींव कितनी मजबूत है। पहली तिमाही वित्त वर्ष 25 की कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार 19.3%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम 3.47%, अ ग्रॉस एनपीए 1.33%। ये सुनने में तो ठीक लगते हैं, पर इनका मतलब क्या है आसान भाषा में। देखिए, 19.3% कार का मतलब है कि बैंक के पास नुकसान झेलने के लिए काफी अच्छी पूंजी है। मतलब रेगुलेटरी जरूरत से कहीं ज्यादा। ये एक मजबूती का संकेत है। अच्छा। और 1.33% ग्रॉस एनपीए मतलब जो फंसा हुआ कर्ज है वो काफी कम है। ये दिखाता है कि बैंक ने जिन्हें लोन दिया है वो ज्यादातर चुका पा रहे हैं। एसेट क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, और निम? एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.47%। इसे आप बैंक का कोर प्रॉफिट मार्जिन समझ सकते हैं। लोन पर जो कमाया माइनस डिपॉजिट पर जो ब्याज दिया। 3.47% एक ठीक ठाक मार्जिन माना जाता है इस माहौल में। और एक और आंकड़ा था, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 41%। हाँ, ये भी हमें 41% का मतलब है कि बैंक अपनी कमाई का 41% ऑपरेशनल खर्चों में लगा रहा है। ये काफी एफिशिएंट माना जाता है। मतलब बैंक अपना खर्चा निकालने में कुशल है। तो फाइनेंशियल आंकड़े तो मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, इसके पीछे एक विशाल नेटवर्क भी होगा, मतलब फिजिकल प्रेजेंस। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। पहली तिमाही वित्त वर्ष 25 तक करीब 4,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 8,800 से ज्यादा शाखाएं थी। 8,800? हाँ, और 21,000 से ज्यादा एटीएम। और ये आंकड़े 2 साल पहले मतलब वित्त वर्ष 22 के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। तब करीब 6,300 शाखाएं थीं। तो काफी तेजी से बढ़त हुई है। हाँ, और ग्राहक भी। वित्त वर्ष 22 में लगभग 7 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 9.5 करोड़ के आसपास हो गए हैं। 9.5 करोड़ ग्राहक। अच्छा, ये जो शाखाएं हैं, इनका फैलाव कैसा है? मतलब क्या सिर्फ बड़े शहरों में ही है? नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा शाखाएं करीब 34% सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी इलाकों में हैं। ओ, उसके बाद मेट्रो में 28%, फिर शहरी इलाकों में 20% और ग्रामीण यानी रूरल में भी 18%। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस है। ये तो अच्छी बात है। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से भी। हाँ, कहा जा सकता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है कि छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच बनाई जाए। आप बात करते हैं कमाई की। मतलब पैसा आ कहां से रहा है। पहली तिमाही वित्त वर्ष 24 का ब्रेकअप है हमारे पास। रिटेल बैंकिंग यानी हम जैसे आम लोगों से जुड़ा कारोबार, उसका हिस्सा 40%। होलसेल बैंकिंग मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह, वो 27%। ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस से 17% और ट्रेजरी से 9%। ये ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या होते हैं बैंक में? ट्रेजरी में बैंक मूलतः अपने खुद के फंड्स, निवेश, लिक्विडिटी और मार्केट रिस्क को मैनेज करता है। जैसे सरकारी बॉन्ड्स खरीदना बेचना, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह। तो वो भी एक कमाई का जरिया है। अच्छा, मतलब कमाई के कई स्रोत हैं। बिल्कुल। और डिपॉजिट और एडवांसेस की बात करें तो दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 25 तक दोनों ही लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास थे। 25 लाख करोड़? हाँ, इसमें काजा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट वाले जमा का हिस्सा करीब 35% था।
कासा 35%, इसका क्या महत्व है? आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, कासा बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बैंक के लिए फंड का सबसे सस्ता स्रोत है। करंट अकाउंट पर तो ब्याज मिलता ही नहीं, सेविंग्स पर भी काफी कम होता है। तो जितना ज्यादा कासा रेशियो, बैंक की फंडिंग कॉस्ट उतनी कम और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उतना अच्छा। तो 35% ठीक है या और बेहतर हो सकता है? देखिए, 35% बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, कई बैंक इससे ज्यादा 40-45% या उससे भी ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ थोड़ी गुंजाइश हो सकती है। ठीक है। हाल में कुछ बड़ी हलचलें भी हुई हैं बैंक में, जैसे जुलाई 2023 में वो HDFC लिमिटेड का विलय हुआ था। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा मर्जर था, बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े मर्जर्स में से एक। उससे HDFC लिमिटेड, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, वो HDFC बैंक में मिल गई। तो उससे क्या क्या एक साथ आ गया? उससे बैंकिंग तो था ही, साथ में हाउसिंग फाइनेंस। फिर HDFC की जो सब्सिडरीज थी, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस और HDFC AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए। अच्छा, मतलब एक पूरे फाइनेंशियल सुपरमार्केट जैसी बन गई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और एक और बहुत अहम बात हुई इस मर्जर से, प्रमोटर होल्डिंग शून्य हो गई। शून्य प्रमोटर होल्डिंग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब कोई मेन मालिक नहीं रहा? हाँ, बिल्कुल। विलय से पहले HDFC लिमिटेड बैंक का प्रमोटर था। विलय के बाद क्योंकि HDFC लिमिटेड ही बैंक में मिल गया, तो टेक्निकली कोई प्रमोटर नहीं बचा। अब ये पूरी तरह से पब्लिक शेयर होल्डर्स की कंपनी है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन ओनरशिप पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये तो काफी अलग बात है भारत के संदर्भ में, है ना? ज्यादातर बड़े बैंकों या कंपनियों के प्रमोटर होते हैं। हाँ, ये इसे काफी यूनिक बनाता है, खासकर इतने बड़े स्केल पर। इसका गवर्नेंस पर भी असर पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से अच्छा माना जाता है क्योंकि मैनेजमेंट सीधे तौर पर सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होता है। और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में खबर आई कि इसकी एक सब्सिडियरी है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जी। उसके IPO को भी मंजूरी मिल गई है। हाँ, बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। IPO लाने के लिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादातर नॉन बैंकिंग फाइनेंस का काम करती है, छोटे लोन वगैरह देती है। उसका IPO आने से बैंक को और वैल्यू अनलॉकिंग में मदद मिलेगी। और इनके डिजिटल ऑफर्स भी हैं, जैसे HDFC बैंक एक्सप्रेसवे प्लेटफॉर्म। हाँ, आजकल तो डिजिटल होना बहुत जरूरी है। हाँ। वो प्लेटफॉर्म 30 से ज्यादा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराता है। और विदेश में भी हैं ये। हाँ, इनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है। बहरीन, हांगकांग, UAE, केन्या में ब्रांचेस या ऑफिसेज हैं। और भारत में जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहां भी इनकी एक IFSC बैंकिंग यूनिट है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि HDFC बैंक का स्केल कितना बड़ा है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, रिटेल, होलसेल, इंश्योरेंस, AMC, सब कुछ। नेटवर्क बहुत बड़ा है, सेमी अर्बन, रूरल तक फैला हुआ है। फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी मजबूत दिखती है, CAR, NPA वगैरह के लिहाज से। और हाल में बड़े रणनीतिक कदम भी उठाए हैं, जैसे वो HDFC का विलय और अब HDB का IPO प्लान। बिल्कुल। और ये शून्य प्रमोटर होल्डिंग वाली बात भी काफी अहम है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, HDFC बैंक का ये विशाल आकार और शून्य प्रमोटर होल्डिंग, क्या ये भारत में बड़ी पब्लिक के स्वामित्व वाली फाइनेंशियल संस्थाओं के भविष्य की तरफ कोई इशारा कर रहा है? मतलब क्या हम आगे और ऐसी संस्थाएं देखेंगे? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ये मॉडल ज्यादा सफल होगा? इसके अपने फायदे और शायद चुनौतियां भी होंगी। ये देखना होगा कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर लंबे समय में कैसे काम करता है और क्या दूसरे भी इसे अपनाते हैं। ये भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर के भविष्य के लिए एक अहम मुद्दा हो सकता है, जिस पर आगे नजर रखनी होगी। तो आज हमारे पास भारत के निजी बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है जुलाई 2025 का। हाँ, ये स्रोत है निजी बैंकों का तुलनात्मक विश्लेषण, जुलाई 2025। बिल्कुल, और मकसद एकदम साफ है, कौन सा बैंक कहाँ खड़ा है, इसकी एक ताज़ा तस्वीर खींचना, वो भी फटाफट। हाँ, ये विश्लेषण काफी काम का है। हम इसमें कुछ खास पैमानों पर बात करेंगे, जैसे बैंकों का मूल्यांकन, मतलब वैल्यूएशन, वो कितना कमा रहे हैं, मुनाफा कैसा है, और हाँ, निवेशकों को रिटर्न कैसा मिल रहा है। ठीक है, इससे तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं HDFC बैंक से। इसे आमतौर पर बड़ा स्थिर और क्या कहते हैं, भरोसेमंद माना जाता है। हाँ, कम NPA और लगातार मुनाफे के साथ। और मार्केट कैप देखो, 15.22 लाख करोड़। जबरदस्त, बहुत बड़ा है। लेकिन इसका PE अनुपात, यानी कीमत और कमाई का अनुपात, वो 21.51 है। हाँ, जो इंडस्ट्री के औसत 13.74 से तो काफी ऊपर है। मतलब महंगा शेयर हुआ ना? लगता तो है।
और एक और ध्यान देने वाली बात है, क्या? इसमें प्रोमोटर यानी मालिक की हिस्सेदारी 0 है, 0%। अच्छा, 0। ये दिलचस्प पॉइंट है, खासकर जब हम इसकी तुलना आईसीआईसीआई बैंक से करते हैं। हाँ, चूंकि आंकड़े बताते हैं कि आईसीआईसीआई कुछ मामलों में, जैसे आरओए यानी एसेट्स पर रिटर्न, वो 2.18% है। और आरओई, इक्विटी पर रिटर्न? वो भी तगड़ा है, 17.97%। इन दोनों मामलों में ये एचडीएफसी से बेहतर कर रहा है। और रिटर्न का क्या, पिछले 5 साल का? वो भी आईसीआईसीआई का 31.65% है, जबकि एचडीएफसी का सिर्फ 13.08%। काफी फर्क है। और यहाँ भी प्रोमोटर हिस्सेदारी 0? हाँ, बिल्कुल, यहां भी 0। पीई इसका 19.97 है, एचडीएफसी से थोड़ा कम, पर इंडस्ट्री औसत से तो ये भी ऊपर ही है। तो एक तरफ स्थिरता है एचडीएफसी में, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई में शायद बेहतर मौजूदा मुनाफा दिख रहा है। कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब कोटक महिंद्रा बैंक को देखें। इसका पी तो एचडीएफसी से भी ज्यादा है, 22.35। हाँ, ये और महंगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? प्रोमोटर की हिस्सेदारी यहाँ अच्छी खासी है, करीब 26%। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। हाँ, एक्सिस। इसका पीई अनुपात 12.29 है। ये तो इंडस्ट्री औसत के काफी करीब है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत में जो ग्राहम प्राइस दिया है वो एक तरह से शेयर की वाजिब कीमत आंकने का तरीका है, 1109.94 रुपए। और अभी कीमत क्या चल रही है? 1175.05। तो मतलब आसपास ही है। तो क्या ये एक वैल्यू पिक हो सकता है, मतलब सस्ता मिल रहा है? संभावना तो है, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या पेंच? पिछले 1 साल का रिटर्न वो नेगेटिव रहा है, -6.23%। ओह, तो सस्ता दिखने वाले शेयर में जोखिम भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आईडीबीआई बैंक की तरफ चलते हैं। यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। प्रोमोटर हिस्सेदारी देखो, 94.71%। हाँ, मतलब सरकार और एलआईसी ये इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 2.04%, ग्रुप में सबसे अच्छा। सही कहा। बिक्री की ग्रोथ, हाँ, वो 9.35% है। शायद एचडीएफसी, आईसीआईसी जितनी तेज ना हो। लेकिन मुनाफे में बढ़त, वो काफी दमदार है, 33.79%। ये दिखाता है कि सरकारी हिस्सेदारी के बावजूद प्रदर्शन सुधर रहा है शायद। दिलचस्प है। अब उन 2 बैंकों पर आते हैं जिनके आंकड़े थोड़े चिंताजनक लगते हैं, इंडसइंड और यस बैंक। हाँ, इंडसइंड का मामला देखें, पिछली साल का मुनाफा 70% से ज्यादा गिरा है। 70%, और 1 साल का रिटर्न भी -40% है। ये तो बड़ी गिरावट है। हाँ, ये आंकड़े गंभीर हैं। और यस बैंक को देखें तो ईपीएस यानी प्रति शेयर कमाई सिर्फ 0.78 रुपीस है। बहुत कम है। और 5 साल का रिटर्न वो भी नेगेटिव है, -4.96%। हालांकि हाँ, हालिया मुनाफे में 90% की बढ़त दिखी है। लेकिन वो शायद पिछले साल के कम बेस की वजह से होगा। हाँ, हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्या? इतने कमजोर आंकड़ों के बावजूद दोनों के पीई अनुपात ऊंचे हैं। इंडसइंड का 25.28 और येस बैंक का 26.00। क्या आप बात कर रहे हैं? येस बैंक में भी प्रमोटर हिस्सेदारी 0 है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब फंडामेंटल्स कमजोर पर शेयर महंगा, ऐसा क्यों भाई? यही तो सवाल है। शायद बाजार को उम्मीद है कि ये बैंक मुश्किलों से उबर जाएंगे, कोई बड़ा बदलाव आएगा। या शायद ये सिर्फ अटकलें हैं, स्पेक्यूलेशन। वो भी हो सकता है। ऊंचे पीई का हमेशा मजबूत फंडामेंटल से सीधा रिश्ता नहीं होता, खासकर जब रिकवरी की उम्मीदें हों। समझ गई। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब एक लाइन में कहें तो? देखो, एचडीएफसी मतलब स्थिरता, आईसीआईसीआई मतलब मजबूत मुनाफा, कोटक प्रीमियम पर है पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और एक्सिस? एक्सिस सस्ता दिख सकता है पर हालिया प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है, तो सावधानी जरूरी है। आईडीबीआई? आईडीबीआई अपनी सरकारी हिस्सेदारी और डिविडेंड के कारण अनोखा है। और इंडसइंड व येस बैंक? वो फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ऐसा लगता है, पर बाजार शायद उनकी रिकवरी पर दाव लगा रहा है। ऊंचे पीई को देखकर तो यही लगता है। सही है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि निजी बैंकिंग सेक्टर में कितनी विविधता है। हर बैंक की अपनी कहानी है, बिल्कुल, अपनी रणनीति, अपनी चुनौतियां और अपनी ताकत। कुछ स्थापित खिलाड़ी हैं तो कुछ वापसी की कोशिश में लगे हैं। ये मैट्रिक्स निवेशकों की अलग-अलग उम्मीदों और जोखिम लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछे। ये जो आईडीबीआई में लगभग 95% प्रमोटर हिस्सेदारी है और दूसरी तरफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक में 0 हिस्सेदारी, हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये इतना बड़ा अंतर बैंक के काम करने के तरीके को,
उसके फैसलों को और लंबी अवधि में उसकी दिशा को कैसे प्रभावित करता होगा, सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। आज हम जरा HDFC बैंक के जो ताज़ा तिमाही नतीजे आए हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास मार्च 2022 से मार्च 2025 तक के कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं। सारे आंकड़े करोड़ों में हैं। मकसद यही है कि इन नंबर्स के पीछे जो ट्रेंड्स हैं, जो खास बातें हैं, उनको समझें। मतलब बैंक का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसकी एक साफ तस्वीर मिले। तो चलिए खोलते हैं इन आंकड़ों को जरा। सबसे पहले रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। मार्च 2022 में ये था 35,574 करोड़ और ये लगातार बढ़ते बढ़ते मार्च 2025 में पहुंच गया है 86,779 करोड़ पर। ये तो काफी अच्छी ग्रोथ लग रही है ना? हाँ, मतलब ओवरऑल ग्रोथ तो काफी इम्प्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। आप जून 2023 और सितंबर 2023 के बीच का आंकड़ा देखिए। हाँ, जून में था 50,168 करोड़ और सितंबर में सीधा 75,039 करोड़। मतलब एक ही तिमाही में इतना बड़ा जंप। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। उसके बाद भी ग्रोथ जारी रही, पर वो रफ्तार नहीं दिखी जो उस एक क्वार्टर में थी। थोड़ी धीमी हो गई। सही कहा। और ये जो जून सितंबर 2023 वाला पैटर्न है, ये आगे भी दिखता है ना? अगर हम साल दर साल बिक्री वृद्धि देखें, मतलब YOY सेल्स ग्रोथ परसेंट, हाँ, उसमें तो बहुत उतार चढ़ाव है। वही सितंबर 2023 में ये 83.34% के पीक पर थी। जरा सोचिए 83%। और मार्च 2025 तक आते आते ये एकदम से घटकर सिर्फ 9.25% रह गए। इतनी तेज गिरावट तो सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ बेस इफेक्ट है या कुछ और? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। ये दिखाता है कि वो जो बड़ी छलांग थी ना, वो शायद किसी खास इवेंट से जुड़ी थी और उसके बाद बैंक शायद एक नॉर्मल या कहें तो नई नॉर्मल ग्रोथ रेट पर आ गया है, जो पहले से कम है। हो सकता है मार्केट कंडीशंस बदली हो या बैंक की स्ट्रैटेजी में कुछ एडजस्टमेंट हुआ हो। अच्छा, अब जरा मुनाफे पर आते हैं। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, वो भी बढ़ा है। मार्च 2022 में था 10,475 करोड़ और मार्च 2025 में ये बढ़कर हो गया 19,285 करोड़। ऊपर ऊपर से तो ये भी अच्छा ही लग रहा है। हाँ, नेट प्रॉफिट बड़ा है, ये सही है। लेकिन कहानी में एक और परत है, वो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। फाइनेंसिंग प्रॉफिट? हाँ, ये वो प्रॉफिट है जो बैंक के कोर बिजनेस से आता है। मतलब उधार देना, डिपॉजिट लेना, उससे कमाना। और यहाँ थोड़ी चिंता की बात है। ये आंकड़ा जून 2023 में नेगेटिव था, -11,560 करोड़। ओह, नेगेटिव? हाँ, और दिसंबर 2023 तक ये और गिरकर -27,196 करोड़ हो गया। काफी ज्यादा नेगेटिव। बाप रे, मतलब कोर बैंकिंग ऑपरेशन से नुकसान हो रहा था। हाँ, मार्च 2025 में भी ये नेगेटिव ही है, -7,916 करोड़ पर। हालांकि दिसंबर वाले लेवल से कुछ सुधरा है, लेकिन नेगेटिव तो है। हाँ। क्या ये सीरियस बात है? ते किसी भी बैंक के लिए उसके कोर ऑपरेशन से लगातार घाटा होना अच्छा संकेत तो नहीं है। ये दिखाता है कि या तो फंड्स की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स, कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, या फिर जो लोन पर कमाई हो रही है उस पर दबाव है। बाद के क्वार्टर्स में सुधार दिख रहा है, पर इस पर नजर रखनी होगी। और ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव ट्रेंड भी जून 2023 के आसपास ही शुरू हुआ। सारे तार वहीं जुड़ रहे हैं, जून सितंबर 2023 से। और इसका असर साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ पर भी साफ दिख रहा होगा फिर। YOY प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट। बिल्कुल, वो भी सितंबर 2023 में 51% के पीक पर थी और वहां से गिरकर मार्च 2025 में सिर्फ 7% रह गई। तो जैसे सेल्स ग्रोथ धीमी हुई, वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी धीमी हो गई। सही पकड़े हैं। कुछ और आंकड़े भी इस पूरी तस्वीर को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्याज व्यय, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब बैंक ने जो ब्याज चुकाया डिपॉजिट वगैरह पर। हाँ, वो भी बड़ा होगा। में 15,227 करोड़ था, जो मार्च 2025 में 46,986 करोड़ हो गया है। ये बढ़ती ब्याज दरों का माहौल भी दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज भी है, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट परसेंटेज। अच्छा, कर्मचारियों पर होने वाला खर्च। हाँ, कुल आमदनी के प्रतिशत के रूप में ये मार्च 2022 में 11.81% था, जो मार्च 2025 तक घटकर 10.15% हो गया। ओह, ये तो अच्छा है। हाँ, और इसमें गिरावट खासकर जून 2023 के बाद ज्यादा आई है।
ये शायद बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा रहा है, या हो सकता है वो जो बड़ी घटना की हम बात कर रहे हैं जैसे मर्जर वगैरह, उसके बाद सिनर्जी का असर हो। ये एफिशिएंसी वाली बात अच्छी है। और शेयर होल्डर्स के लिए एक और अच्छी खबर है शायद, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। हाँ बिल्कुल, उसमें लगातार सुधार हुआ है। मार्च 2022 में 18.83 रुपए थी और मार्च 2025 में बढ़कर 24.61 रुपए हो गई है। प्रॉफिट ग्रोथ धीमी होने के बावजूद ईपीएस का बढ़ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और एक जानकारी भी हमारे पास, इन सोर्सेज के मुताबिक बैंक अपने अगले तिमाही नतीजे 19 जुलाई 2025 को घोषित करेगा। ठीक है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो दिखाई है, हाँ। लेकिन हाल के क्वार्टर्स में चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों की रफ्तार काफी कम हुई है। बिल्कुल। और वो जून सितंबर 2023 का जो पीरियड है वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा लग रहा है। रेवेन्यू में वो बड़ा उछाल, ग्रोथ रेट का पीक पर जाना और फिर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का नेगेटिव हो जाना, ये सब उसी दौरान हुआ। साथ में एम्प्लॉय कॉस्ट का कम होना और ब्याज खर्च का बढ़ना, ये सब मिलकर बैंक की कहानी बता रहे हैं। मतलब उसकी अंदरूनी सेहत कैसी है और बाहरी माहौल का उस पर क्या असर पड़ रहा है। सही कहा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो जून सितंबर 2023 के आसपास आंकड़ों में इतने बड़े बदलाव दिखे, क्या ये वाकई एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जो मर्जर हुआ था उसी का असर है? ये हो सकता है, जिसका जिक्र इन आंकड़ों के साथ सीधे तौर पर नहीं है, पर नंबर्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और अगर हाँ, तो क्या बैंक अब इस मर्जर के बाद वाले दौर में स्टेबल हो रहा है, या ये धीमी ग्रोथ का एक नया नॉर्मल है? इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा। तो आज हम एचडीएफसी बैंक के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस आंकड़ों पर एक नजर डाल रहे हैं। ये मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक के हैं। हाँ, करीब एक दशक का डेटा है हमारे पास। बिल्कुल। इसमें रेवेन्यू, मुनाफा और कुछ जरूरी रेशियोज भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स बैंक की फाइनेंशियल सेहत के बारे में क्या बताते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू पर आते हैं, मतलब कमाई। मार्च 2014 में ये था कोई 42,555 करोड़ रुपए। और अब मार्च 2025 तक अनुमान है 3,36,367 करोड़। काफी बड़ा जंप है ये तो। बहुत बड़ा। लेकिन इसमें एक चीज जो ध्यान खींच रही है वो है मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच का फर्क। 1,70,754 करोड़ से सीधे 2,83,649 करोड़। मतलब ये अचानक इतना बड़ा उछाल। हाँ, ये एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये उछाल वाकई बहुत बड़ा है। और इसका मुख्य कारण तो वो एचडीएफसी लिमिटेड का विलय जो बैंक के साथ हुआ। अच्छा, हाँ, वो मर्जर। बिल्कुल। उससे हुआ ये कि बैंक की बैलेंस शीट और ऑपरेशंस का साइज वो एकदम से काफी बढ़ गया। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 3 साल की जो चक्रवृद्धि बिक्री वृद्धि है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, वो 35% जितनी ऊंची दिख रही है, जबकि 5 साल का औसत 22% है। अच्छा, तो ये हाल की ग्रोथ मतलब असाधारण रही है विलय की वजह से। हाँ, कह सकते हैं। ये साफ तौर पर विलय का असर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई रेवेन्यू की बात। अब आते हैं मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट पर। ये भी मार्च 2014 में करीब 8,766 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में अनुमान है 73,440 करोड़ हो गया है। यहाँ भी ग्रोथ तो है। हाँ, और हाल के सालों में देखें तो मार्च 2023 में 46,079 करोड़ और मार्च 2024 में 65,283 करोड़। तो क्या ये मुनाफा भी रेवेन्यू जितनी ही तेजी से बढ़ा है? देखिए, मुनाफे में भी तगड़ी बढ़ोतरी तो है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 5 सालों की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 21% है। 21%? हाँ, और पिछले 3 सालों की 23% है। तो ये रेवेन्यू ग्रोथ 3 साल में 35% से थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा कम है। हो सकता है विलय के बाद कुछ इंटीग्रेशन कॉस्ट आई हो या फिर मार्जिन पर थोड़ा दबाव पड़ा हो, लेकिन फिर भी मतलब 23% ग्रोथ भी बहुत मजबूत मानी जाएगी। सही बात है। और इसी के साथ एक और अच्छी बात है निवेशकों के लिए कि प्रति शेयर आय मतलब ईपीएस वो भी मार्च 2014 में 18.22 रुपए से बढ़कर मार्च 2025 में 92.51 रुपए हो गई है। ये तो काफी अच्छा है। तो मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों की तस्वीर तो काफी मजबूत दिख रही है। हाँ, मोटे तौर पे तो यही लगता है। लेकिन कुछ और आंकड़े हैं जो थोड़े, क्या कहूं, अलग से संकेत दे रहे हैं, जैसे ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट। हाँ, उस पर ध्यान देना जरूरी है। मार्च 2024 में ये नेगेटिव में चला गया, करीब 44,685 करोड़, और मार्च 2025 का अनुमान भी नेगेटिव है, 38,306 करोड़।
जबकि पहले तो ये पॉजिटिव होता था। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट को अगर आसान भाषा में समझें तो ये बैंक जो लोन देता है उस पर कमाए गए ब्याज और जो डिपॉजिट लेता है उस पर दिए गए ब्याज का अंतर होता है। कोर बैंकिंग का मुनाफा एक तरह से। अच्छा। तो इसका नेगेटिव होना ये दिखा रहा है कि बैंक के जो मुख्य बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, यानी ब्याज के लेन देन से, उस पर फिलहाल मुनाफे का दबाव है। दबाव क्यों? हो सकता है ब्याज दरें बढ़ने से फंड्स की लागत बढ़ गई हो, मतलब डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा हो, या फिर ये विलय के बाद कुछ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का भी असर हो सकता है। इस पर मतलब बारीकी से नजर रखनी होगी आगे। ये तो ध्यान देने वाली बात हुई। और एक और चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। हाँ, आरओई। पिछले साल ये 15% रहा है, जबकि पिछले 10 साल का औसत 17% है। हाँ, क्या ये थोड़ी चिंता की बात है या 15% ठीक है? देखिए 15% आरओई अपने आप में बिल्कुल बुरा नहीं है। ये अभी भी एक अच्छा रिटर्न माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये पिछले दशक के औसत 17% से कम है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद बैंक का आकार बढ़ने के साथ प्रति रुपए इक्विटी पर मुनाफा कमाने की क्षमता थोड़ी सी कम हुई है, या फिर जो हमने अभी फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात की उसका दबाव भी इस पर दिख रहा हो। तो ये एक ट्रेंड है जिसे देखना होगा कि ये अस्थायी है या... बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे ये आंकड़ा कहाँ जाता है। ठीक है। स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस दौरान? स्टॉक मूल्य CAGR मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। हाँ, स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 सालों में 13% रहा है। और पिछले 1 साल में? पिछले 1 साल में थोड़ा बेहतर 15% रहा है। तो हाल के साल में थोड़ी तेजी आई है, कह सकते हैं। अच्छा। और टैक्स रेट में भी काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है? हाँ, वो भी है। मार्च 2023 में 25% था, फिर 2024 में एकदम से 15% हो गया, और 2025 का अनुमान फिर 24% है। ये शायद कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट्स या पॉलिसी चेंजेस की वजह से हो सकता है। और डिविडेंड पे आउट मतलब मुनाफे का कितना हिस्सा शेयर धारकों को दिया? डिविडेंड पे आउट मार्च 2025 में 24% अनुमानित है। ये दिखाता है कि बैंक मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को लगातार लौटा रहा है, जो अच्छी बात है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो HDFC बैंक के पिछले 10 साल की कहानी तो काफी मजबूत ग्रोथ की रही है, खासकर रेवेन्यू और प्रॉफिट में। बिल्कुल। और हाल में वो विलय के कारण आंकड़ों में बहुत बड़ा उछाल भी आया है। सही कहा आपने। ग्रोथ दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा हमने बात की, फाइनेंसिंग प्रॉफिट का नेगेटिव होना और आरओई में वो जो थोड़ी नरमी है, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ये दिखाते हैं कि बैंक का आकार अब बहुत बड़ा हो गया है और बदलते ब्याज दर के माहौल में अपने चैलेंज भी हैं। सही। हालांकि जो चक्रवृद्धि वृद्धि दरें हैं वो भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद तो जगाती हैं, पर हाँ, इन चुनौतियों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। ये जो हाल के बड़े बदलाव हमने देखे रेवेन्यू में, वो जबरदस्त उछाल, फाइनेंसिंग प्रॉफिट का नेगेटिव हो जाना, ये कितने टिकाऊ हैं? मतलब क्या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा और आने वाले समय में ये बैंक के प्रदर्शन को किस दिशा में ले जा सकते हैं? ये शायद सोचने वाली बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। विलय का पूरा असर और ब्याज दरों का माहौल, ये आगे कैसे सामने आता है, यही बैंक के भविष्य के प्रदर्शन को तय करेगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। नमस्कार। आज हम HDFC बैंक की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं। पूरे 11 साल का सफर। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन 11 सालों में बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ रही है और ग्रोथ, उसको समझें। और आपने ध्यान दिया होगा कि हाल के सालों में ये नंबर्स कितनी तेजी से बढ़े हैं। अरे वो तो कमाल ही है। चलिए खोलते हैं इन आंकड़ों को जरा। तो शुरुआत करते हैं बैंक के साइज से ही। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स, हाँ, जो हमेशा बराबर होते हैं। सही। मार्च 2014 में ये आंकड़ा था, मतलब करीब 5,03,000 करोड़ रुपए, और मार्च 2025 तक ये बढ़कर हो गया है लगभग 43,92,000 करोड़। अरे बाप रे, मतलब लगभग 9 गुना। ये तो गजब का एक्सपेंशन है ना? और देखिए, लायबिलिटीज मतलब बैंक ने पैसा कहाँ से उठाया, जैसे डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, और एसेट्स मतलब वो पैसा लगाया कहाँ, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन सिर्फ 9 गुना बढ़ना ही पूरी कहानी नहीं है। जो सबसे मतलब चौंकाने वाली चीज है वो है मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच का जंप। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। मार्च 2023 में साइज था कोई 25 लाख करोड़,
और मार्च 2024 में सीधा 40 लाख करोड़ के आसपास। ये असल में HDFC लिमिटेड का जो मर्जर हुआ ना HDFC बैंक के साथ, अच्छा, हाँ, वो मर्जर। उसकी वजह से है। हाँ। उसने तो मतलब रातों रात बैंक का स्केल ही बदल दिया। ये सिर्फ नंबर का बढ़ना नहीं, ये दो बड़ी कंपनियों के मिलने की कॉम्प्लेक्सिटी है। सही कहा, वो मर्जर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अब लायबिलिटीज में थोड़ा और अंदर देखें तो डिपॉजिट्स यानी जमा, हाँ, जो बहुत जरूरी हिस्सा है। मार्च 2014 में ये था कोई 3,67,000 करोड़ और मार्च 2025 तक ये बढ़कर हो गया है 27,10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कमाल है। और यहाँ भी मार्च 2023 में करीब 18.8 लाख करोड़ था और मार्च 2024 में 23.7 लाख करोड़। अच्छा खासा उछाल। बिल्कुल। और देखिए, डिपॉजिट्स का बढ़ना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों का, मतलब ग्राहकों का, बैंक पर भरोसा बढ़ रहा है। हाँ। और बैंक की पहुंच भी बढ़ रही है। ये बैंक के लिए सबसे स्टेबल फंडिंग सोर्स है। इससे ही तो लोन देने की ताकत मिलती है। सही। अच्छा, लायबिलिटीज में दूसरा बड़ा आइटम है बोरोइंग्स यानी उधार। ये मार्च 2014 में था लगभग 49,600 करोड़। ठीक है। और मार्च 2025 में ये हो गया करीब 6,34,000 करोड़। अच्छा खासा बढ़ा है ये भी। हाँ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। मार्च 2024 में ये अपने पीक पर था, करीब 7,30,000 करोड़। ओहो। और फिर मार्च 2025 तक थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, तो ये ऊपर नीचे क्यों? हो सकता है मार्केट कंडीशंस बदली हों या बैंक की अपनी कोई स्ट्रैटेजी हो फंडिंग को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स ये दोनों मिलकर ही बैंक के विस्तार का फ्यूल है। समझ गए। तो ये तो हुई लायबिलिटीज की कहानी। अब जरा देखते हैं कि बैंक इस पैसे का कर क्या रहा है, मतलब एसेट साइड पर आते हैं। हाँ, यानी पैसा लग कहाँ रहा है। और सबसे बड़ा आइटम तो लोन्स और एडवांसेस ही होते हैं, बैंक की कमाई का मेन सोर्स। बिल्कुल। मार्च 2014 में ये था लगभग 3,58,000 करोड़ और मार्च 2025 तक ये पहुंच गया है करीब 27,24,000 करोड़। बाप रे। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। मार्च 2024 का जो आंकड़ा था वो था करीब 28,28,000 करोड़। हाँ, वो अब तक का हाईएस्ट था। तो मार्च 2025 का आंकड़ा उससे थोड़ा कम है। जो पिछले ट्रेंड को देखें तो थोड़ा अलग लगता है ना? बिल्कुल, ये पॉइंट नोट करने वाला है। लोन्स और एडवांसेस सीधे बैंक की कमाई से जुड़े हैं। अब मार्च 2025 में ये जो थोड़ी कमी या ठहराव दिख रहा है लोन ग्रोथ में, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मर्जर के बाद बैंक अभी इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा हो। अच्छा। या शायद इकोनॉमी में ही लोन की डिमांड थोड़ी सुस्त हुई हो। हाँ। या ये भी हो सकता है कि बैंक ने जानबूझकर थोड़ी ब्रेक लगाई हो। ये सोचने वाली बात है। सवाल उठता है कि क्या वो जो 2023-24 वाली तेज ग्रोथ थी वो सस्टेनेबल थी। और हाँ, एसेट साइड पर एक और चीज है, इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, वो भी तो है। मार्च 2014 में करीब 1,19,000 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 11,86,000 करोड़ से ज्यादा हो गई हैं। अरे वाह, ये भी जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, तो ये दिखाता है कि बैंक सिर्फ लोन ही नहीं दे रहा, बल्कि अपनी जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट भी कर रहा है। शायद मर्जर के बाद बढ़े साइज और रेगुलेटरी जरूरतों का भी असर हो। और हाँ, फटाफट ये भी देख लें कि बैंक की जो नींव है, इक्विटी कैपिटल, वो भी 480 करोड़ से बढ़कर 765 करोड़ हुई है। और सबसे जरूरी रिजर्व्स, वो 43,687 करोड़ से बढ़कर 5,17,000 करोड़ के पार। क्या बात है। ये तो बैंक की अंदरूनी ताकत दिखाता है, सॉलिड कैपिटल बेस। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि पिछले दशक में HDFC बैंक के साइज में हमने एक अभूतपूर्व जबरदस्त ग्रोथ देखी है। हाँ। और ये ग्रोथ आई कहां से? मेनली डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स में भारी इजाफे से। और इसने बैंक को बड़े स्केल पर लोन देने के काबिल बनाया। और जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो 2023-24 के आसपास मर्जर से आया। बिल्कुल। उसने बैंक का पूरा स्केल ही बदल दिया। अभी हाल के लोन आंकड़ों में थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर एक बहुत बहुत बड़े और मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। तो मतलब सार ये है कि HDFC बैंक ने पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले कुछ सालों में मर्जर के बाद एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। हाँ। जिसने इसे इंडियन बैंकिंग सीन में एक बिल्कुल ही अलग लीग में पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और यहीं से ना
एक सोचने वाला सवाल उठता है क्या? कि बैलेंस शीट में जो ये इतना बड़ा स्केल दिख रहा है और ये जो पिछले कुछ सालों की तेज ग्रोथ है, ये बैंक के अंदर चल रहे किन गहरे ऑपरेशनल या स्ट्रैटेजिक बदलावों की तरफ इशारा कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग। और इसका भारत के पूरे बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी के लिए क्या मतलब हो सकता है आगे चलकर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये शायद भविष्य की दिशा के संकेत भी हैं। तो आज हम एक नजर डाल रहे हैं HDFC के समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। हाँ, और ये आंकड़े मार्च 2014 से मार्च 2025 तक के हैं। मतलब पूरे 12 साल का डेटा है हमारे पास। जी, स्रोत है hdfccashflows.pdf। और हमारा मकसद है समझना कि इस दौरान HDFC में कैश का आना जाना कैसे हुआ। बिल्कुल, पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगा और क्या बड़े ट्रेंड्स या कहें तो उतार चढ़ाव नजर आए। अच्छा, तो पहली नजर में ही जब आंकड़ों को देखते हैं, एक चीज तो साफ दिखती है, ये जो परिचालन से लाभ है, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, वो तो है। 2014 में करीब 15,791 करोड़ था और 2025 तक आते आते ये हो गया 1,17,642 करोड़। हाँ, काफी जबरदस्त ग्रोथ है, लगभग 8 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन जैसा हम जानते हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता। कैश फ्लो की पूरी कहानी समझने के लिए तो हमें तीनों एक्टिविटीज देखनी होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सही कहा। क्योंकि वहां तस्वीर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। अच्छा, तो चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी परिचालन गतिविधियों से ही शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन इस सेक्शन से जो नेट कैश फ्लो है उसमें जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा अस्थिरता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2025 में देखें तो पॉजिटिव 1,27,242 करोड़ है, लेकिन सिर्फ कुछ साल पहले 2019 में ये नेगेटिव 62,872 करोड़ था। इतना बड़ा फर्क कैसे? हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है और इसकी जो मुख्य वजह है वो बैंक के अपने कोर बिजनेस में है, मतलब लोन देना और निवेश करना। अच्छा। आप अगर आंकड़ों में देखें तो लोन्स, एडवांसेस और ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों मदों में भारी बहिर्वाह है, मतलब पैसा बाहर गया है। ओ। जैसे 2025 का ही उदाहरण ले, लोन्स एडवांसेस में करीब 1,70,000 करोड़ का आउटफ्लो और ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स में लगभग 1,80,000 करोड़ का आउटफ्लो है। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो कमा रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वापस अपने बिजनेस को बढ़ाने में, यानी लोन देने और निवेश करने में लगा रहा है। समझ गया। और हाँ, इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल में जो बदलाव होते हैं और जो टैक्स का पेमेंट होता है, उनका भी इस पे असर पड़ता है। ओके, तो मतलब कमाई तो बढ़ रही है, पर वो पैसा फौरन ही कारोबार फैलाने में लग जा रहा है। ठीक है, अब अगर निवेश गतिविधियों मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें, हाँ, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड यानी जो स्थायी संपत्ति खरीदी, उस पे खर्च तो धीरे धीरे बढ़ा ही है। ये तो स्वाभाविक लगता है ग्रोथ के साथ। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सोल्ड और खासकर ये अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, इसमें बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। जैसे 2025 में अदर इन्वेस्टिंग आइटम से नेगेटिव 102,478 करोड़। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़े आंकड़े जो हैं वो अक्सर बैंक की किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है कोई बड़े पैमाने पर नए निवेश किए गए हों या शायद कुछ पुरानी बड़ी होल्डिंग्स बेची गई हों। अच्छा, मतलब एसेट मैनेजमेंट। बिल्कुल। बैंक अपनी जो एसेट की संरचना है उसे काफी एक्टिवली मैनेज कर रहा है, ऐसा लगता है। और इसी में एक और थोड़ी अलग सी चीज 2024 में दिखती है। क्या? वो है रिडेम्पशन एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर्स के तहत 9,501 करोड़ का आउटफ्लो। ये बाकी सालों में ऐसा नहीं दिखता, तो ये शायद किसी खास शेयर बायबैक या कैंसिलेशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये दिलचस्प है। ओके, तो ये तो हुई निवेश की बात। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। जी। यहाँ प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स यानी उधार से जो पैसा आया वो तो लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। लगता है बैंक ने ग्रोथ के लिए बाजार से काफी पैसा उठाया है। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक अपनी फंडिंग जरूरतों के लिए कैपिटल मार्केट्स पर कितना ज्यादा निर्भर है। लेकिन साथ ही रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स यानी कर्ज की वापसी भी जबरदस्त है। खासकर 2025 में देखें तो करीब 97,000 करोड़ चुकाए भी गए हैं। सही बात है। ये एक तरह का चक्र दिखाता है, नया पैसा उधार लेना और पुराने कर्ज चुकाते रहना। वो लगातार बाजार से पैसा उठा रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो, जैसे 2022 में डिबेंचर से 44,000 करोड़ से ज्यादा जुटाएं। हाँ, वो आंकड़ा बड़ा है। या फिर सीधे लोन्स हो
और साथ ही इक्विटी के जरिए भी पैसा जुटाया गया है, जैसे 2018 में देखिए 13,000 करोड़ से ज्यादा शेयर्स इशू करके। और शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ है इसमें? हाँ जरूर, डिविडेंड्स पेड यानी जो लाभांश दिया गया वो भी लगातार बढ़ा है। 2014 में ये सिर्फ 1314 करोड़ था और 2025 में बढ़कर 14,826 करोड़ हो गया। अच्छा, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इन सबको अगर जोड़ दें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो नेट नतीजा क्या रहा? मतलब नेट कैश फ्लो कैसा रहा इन 12 सालों में? क्या बैंक के पास साल के आखिर में कैश बढ़ रहा था या कम हो रहा था? हाँ, नेट कैश फ्लो में भी जैसा हमने ऑपरेटिंग फ्लो में देखा था, काफी उठापटक रही है, अस्थिरता यहाँ भी है। अच्छा। जैसे 2018 को देखें तो 73,750 करोड़ का काफी मजबूत इनफ्लो था, पैसा आया था। लेकिन उसके ठीक अगले ही साल में 2019 में 41,244 करोड़ का आउटफ्लो हो गया, मतलब पैसा बाहर चला गया। वही 2019 वाला साल। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल के कुछ सालों में जैसे 2021, 2022, फिर 2024 और 2025 इनमें नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, यानी साल के अंत में बैंक के पास कैश की स्थिति बेहतर हुई है। तो अगर हम इन पूरे 12 सालों का एक सार निकालने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सार ये है कि HDFC ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए या कहें कि ड्राइव करने के लिए बैंक ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और लोन बांटे हैं। और इसकी फंडिंग? हाँ, और इसकी फंडिंग के लिए वो काफी हद तक बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहे हैं, मतलब उधार और इक्विटी फाइनेंसिंग पर। और इसी वजह से जो ओवरऑल कैश फ्लो है उसमें हमें ये बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। ये आंकड़े HDFC की जो तेज रफ्तार से बढ़ने की रणनीति है उसको साफ साफ दिखाते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमाना, फिर उसे बिजनेस बढ़ाने में लगाना, जिसके लिए बाहर से और पैसा लाना, उधार या इक्विटी से, और फिर पुराने उधार चुकाना, ये साइकिल लगातार चलता रहा है। सही। तो इसे देखते हुए एक अहम सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या होगा, खासकर अगर मान लीजिए आर्थिक माहौल थोड़ा बदलता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ये जरूरी सवाल है। तो HDFC विकास की तेज रफ्तार और अपनी जो वित्तीय स्थिरता है उसके बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा? क्या नकदी प्रवाह का ये जो पैटर्न हमने देखा, ये हमें बैंक की आगे की योजनाओं के बारे में या शायद चुनौतियों के बारे में कुछ संकेत देता है? ये सोचने वाली बात है। स्वागत। आज हम HDFC बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास मार्च 2017 से मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है ना, ये बताते हैं कि वक्त के साथ कंपनी का मालिकाना हक कैसे बदला है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना, मतलब कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था और सबसे जरूरी बदलाव क्या संकेत दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है। इससे न सिर्फ HDFC के बारे में पता चलता है बल्कि भारतीय बाजार के जो बड़े ट्रेंड्स हैं उन पर भी रोशनी पड़ती है। हम देखेंगे कि प्रमोटर्स, FIIs यानी विदेशी निवेशक, DIIs यानी घरेलू निवेशक और आम पब्लिक की हिस्सेदारी कैसे बदली है। और सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो सच में चौंकाने वाली है। हाँ, कौन सी? ये प्रमोटर्स वाली बात। देखिए, मार्च 2017 से मार्च 2023 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 25-26% पर बनी हुई थी। इसमें HDFC लिमिटेड, HDFC इन्वेस्टमेंट्स, HDFC होल्डिंग्स जैसे बड़े नाम थे। हाँ, वो तो थे, एक स्टेबल होल्डिंग थी उनकी। लेकिन फिर अचानक मार्च 2024 और मार्च 2025 के आंकड़ों में ये होल्डिंग सीधा 0.00% दिख रही है। जीरो? हाँ, बिल्कुल जीरो। मतलब प्रमोटर हिस्सेदारी गायब। ये तो बहुत ही बड़ा एक तरह से फंडामेंटल बदलाव है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बदलाव है इस पूरे पैटर्न में। प्रमोटर होल्डिंग का इस तरह एकदम से शून्य हो जाना, ये आमतौर पर किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट घटना का इशारा होता है, जैसे कोई विलय हुआ हो या अधिग्रहण। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो वजह तो नहीं बताते, लेकिन ये पैटर्न अपने आप में मतलब ये बहुत कुछ कहता है। ये साफ तौर पर कंपनी के स्ट्रक्चर में एक बुनियादी बदलाव है। सही। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई बागडोर किसके हाथ में है? अच्छा, चलिए विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs को देखते हैं। हाँ, FIIs का क्या ट्रेंड रहा? उनकी हिस्सेदारी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे मार्च 2023 में ये करीब 32.24% थी। अच्छा। जो मार्च 2025 तक बढ़कर 48.30% हो गई। हाँ। काफी बड़ा जंप है ये भी। 48.30%, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग आधी कंपनी FIIs के पास।
और इसमें कुछ बड़े नाम लगातार दिख रहे हैं, है ना? जैसे यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, सिंगापुर सरकार, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। हाँ, ये नाम कंसिस्टेंटली रहे हैं। तो एफआईआईज की इतनी बड़ी हिस्सेदारी और वो भी बढ़ती हुई, ये दिखाती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा एचडीएफसी बैंक में बना हुआ है। शायद प्रमोटर के जाने के बाद ये और भी मजबूत हुआ हो। हाँ, ये एक एंगल हो सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि एफआई निवेश अक्सर बाजार के सेंटिमेंट के साथ मतलब तेजी से बदलता भी है, तो ये थोड़ी वॉलेटाइल होल्डिंग हो सकती है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई विदेशी निवेशकों की बात, लेकिन घरेलू मोर्चे पर तस्वीर काफी अलग दिख रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल, डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कहानी तो एकदम उल्टी है। कैसे? उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। आप देखिए, मार्च 2017 में ये सिर्फ 12.94% के आसपास थी, ठीक है। और मार्च 2025 तक ये बढ़कर 35.68% हो गए। अरे वाह, ये तो लगातार ऊपर ही गया है। हाँ, ये ट्रेंड बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारतीय बाजार में घरेलू संस्थाओं की ताकत बढ़ रही है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई निफ्टी 50 ETF, एचडीएफसी ट्रस्टी के कई फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूटीआई निफ्टी 50 ETF और बीमा कंपनियां जैसे LIC। तो ये एक तरह से स्टेबिलिटी फैक्टर ला रहे हैं। बिल्कुल, ये विदेशी निवेशकों के उतार चढ़ाव के बीच एक मजबूत सहारा बन रहे हैं। ये भारतीय कैपिटल मार्केट के गहरे होने का भी एक संकेत है, एक मैच्योरिटी का साइन है, कह सकते हैं। अच्छा, और इन बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के अलावा आम निवेशकों का क्या हाल रहा? पब्लिक शेयर होल्डिंग में क्या हुआ? हाँ, वो भी देखना जरूरी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो प्रतिशत है, उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। मार्च 2017 में ये 18.80% था, फिर मार्च 2021 में घटकर 13.01% हुआ। अच्छा, कम हुआ था बीच में। हाँ, और फिर मार्च 2025 में थोड़ा बढ़कर 15.84% पर आ गया। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, पब्लिक कैटेगरी में। लेकिन पब्लिक होल्डिंग से भी ज्यादा दिलचस्प बात है शेयर धारकों की संख्या। हाँ, वो आंकड़ा तो कमाल का है। देखिए, मार्च 2017 में करीब 4.6 लाख शेयर होल्डर थे, सिर्फ 4.6 लाख? और मार्च 2024 तक ये संख्या बढ़कर 41 लाख से ज्यादा हो गई। 41 लाख? गजब का उछाल है ये तो। है ना? हालांकि मार्च 2025 में ये थोड़ी कम होकर 38 लाख रह गई, लेकिन फिर भी ये बढ़ोतरी जबरदस्त है। ये साफ दिखाता है कि रिटेल निवेशकों की भागीदारी कितनी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल, भारत में इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, उसका ये एक सबूत है। सही। वैसे यहाँ एक और जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। बताइए। जो स्रोत दस्तावेज हैं, उनमें एक नोट दिया गया है कि सितंबर 2022 के बाद से शेयर होल्डिंग का जो वर्गीकरण है, मतलब क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। ओह, अच्छा। तो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जब हम पुराने और नए आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हो सकता है कुछ निवेशक पहले किसी और कैटेगरी में थे, अब किसी और में गिने जा रहे हों। ये जरूरी पॉइंट है। आंकड़ों को इंटरप्रेट करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एचडीएफसी के शेयर होल्डिंग में पिछले कुछ सालों में बड़े नाटकीय बदलाव हुए हैं। हाँ बिल्कुल। प्रमोटर्स पूरी तरह से बाहर हो गए। 0%। घरेलू संस्थागत निवेशकों का दबदबा लगातार बढ़ा। हाँ, DIIs का राइज। विदेशी निवेशकों की उपस्थिति मजबूत रही, लेकिन शायद थोड़ी ज्यादा अस्थिर भी। सही। और सबसे बड़ी बात, रिटेल निवेशकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। एकदम सही कहा आपने। ये बदलाव सिर्फ HDFC बैंक के स्वामित्व की कहानी नहीं कहते, ये भारत के बदलते वित्तीय बाजार, निवेशकों के बदलते रवैये और शायद HDFC बैंक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत देते हैं। DIIs का उभार, रिटेल की भागीदारी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल। तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, बिना किसी स्पष्ट प्रमोटर ग्रुप के अब HDFC बैंक की भविष्य की दिशा क्या होगी? ये जो स्वामित्व का बिखराव है, क्या ये कंपनी के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? क्या ये स्थिरता लाएगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिना एंकर इन्वेस्टर या प्रमोटर के मैनेजमेंट और बोर्ड की भूमिका और भी अहम हो जाती है। हाँ, तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। देखना होगा कि ये नया स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। निश्चित रूप से। नमस्कार, आज हम HDFC बैंक पे ICRA की जो ताज़ा रेटिंग रिपोर्ट आई है 30 जून 2025 वाली, उस पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट काफ़ी अहम है, खासकर HDFC लिमिटेड के साथ विलय के बाद
भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की वित्तीय सेहत को समझने के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझे, मतलब बैंक की ताकत क्या है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या दिख रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। ICRA ने बैंक के कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर अपनी टॉप रेटिंग ICR AAA स्टेबल वो बनाए रखी है। इसका क्या मतलब है, समझाएंगे जरा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो ICRA AAA रेटिंग है, ये दरअसल क्रेडिट क्वालिटी का सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है। ये दिखाता है कि बैंक अपने जो भी फाइनेंशियल वादे हैं उन्हें टाइम पर पूरा करने की सबसे मजबूत, मतलब एकदम सॉलिड क्षमता रखता है। अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि नज़दीकी भविष्य में इस रेटिंग के बदलने के चांसेस कम हैं, तो ये बैंक की मजबूत स्थिति का एक साफ संकेत है। अच्छा, तो ये एक तरह से भरोसे की सबसे ऊंची मोहर हो गई। रिपोर्ट में भी यही है कि बैंक के लगभग सभी जो बड़े कर्ज हैं, बॉन्ड्स हो, बैंक फैसिलिटीज हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, सबके लिए यही रेटिंग है। हाँ, लेकिन कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग वापस भी लिए जो शायद पूरे चुका दिए गए। हाँ, वो नॉर्मल प्रोसेस है। जब कोई लोन या बॉन्ड पूरी तरह से चुका दिया जाता है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट अब मौजूद नहीं है, तो उसकी रेटिंग हटा ली जाती है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो रेटिंग बनी हुई है वो ज्यादा मायने रखती है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब बैंक की ताकतों पर आते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि बैंक की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है बाजार में इसकी पकड़। ये देश के 3 सबसे अहम, मतलब सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंकों में से एक है और प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे बड़ा है ही। तो 4% लोन और 12.0% डिपॉजिट पूरे बैंकिंग सेक्टर के, ये आंकड़े तो जबरदस्त हैं। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि विलय के बाद ये बैंक कितना बड़ा और अहम हो गया है, और इस दबदबे के पीछे ठोस वजह है। बैंक का कैपिटल बेस, मतलब पूंजी आधार, बहुत मजबूत है। उसका जो CET1 रेशियो है, ये बैंक की नुकसान सहने की क्षमता दिखाता है। वो मार्च 2025 में 17.23% था। 17% से ऊपर? हाँ, जो रेगुलेटरी जरूरत से काफी ज्यादा है। इसके अलावा बैंक की लगातार अच्छी कमाई करने की क्षमता, उसकी एसेट क्वालिटी जो काफी बेहतर रही है ऐतिहासिक रूप से, जिससे क्रेडिट कॉस्ट, मतलब लोन डिफॉल्ट का खर्चा कम रहता है। और हाँ, उसका जो बड़ा ब्रांच नेटवर्क और रिटेल फ्रेंचाइजी है वो भी एक बड़ी ताकत है। अच्छा, विलय के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स भी हुए हैं, जैसे वो क्रेडिट टू डिपॉजिट यानी CD रेशियो का जिक्र है। दिसंबर 2023 में ये 110% तक पहुंच गया था, लेकिन अब मार्च 2025 तक ये 96% पर आ गया है। ये तो काफी बड़ा सुधार लगता है। हाँ, ये वाकई एक अहम सुधार है। CD रेशियो का 110% होना दिखाता है कि बैंक जितने डिपॉजिट ले रहा था उससे कहीं ज्यादा लोन दे रहा था। इससे फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती थी। इसका नीचे आना 96% तक ये दिखाता है कि बैंक ने डिपॉजिट ग्रोथ पर फोकस किया है और शायद लोन ग्रोथ को थोड़ा संतुलित किया है। ये स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन क्या एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोन दिए हैं उनकी क्वालिटी को लेकर कोई चिंता है? रिपोर्ट में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, मतलब बिना गारंटी वाले लोन का भी जिक्र है। देखिए, अभी के जो आंकड़े हैं वो ठीक हैं। ग्रॉस NPA 1.33% और नेट NPA 0.43% पर है मार्च 2025 में। ये काफी आरामदायक स्तर हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट इशारा करती है कि आगे थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खासकर जो अनसिक्योर्ड लोन हैं जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, उसमें थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। और फिर बाहरी माहौल भी है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन या इकोनॉमी में सुस्ती। तो नए स्लिपेज, मतलब नए लोन का खराब होना, उसको कंट्रोल करना एक चुनौती रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक ने पहले से ही ऐसे बुरे दिनों के लिए अच्छी खासी रकम, जिसे कंटिंजेंसी प्रोविजन कहते हैं, वो अलग रखी हुई है। एक तरह का सेफ्टी कुशन है ये। ठीक है। और बैंक के पास रोजमर्रा के खर्चे और देनदारियों के लिए नकदी, मतलब लिक्विडिटी, उसकी क्या स्थिति है? लिक्विडिटी की स्थिति को रिपोर्ट में उत्कृष्ट यानी सुपीरियर कहा गया है। बैंक का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR है वो 119% है। काफी ऊपर है रेगुलेटरी जरूरत से। हाँ, और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी 120% है। ये दोनों ही रेगुलेटरी मिनिमम से काफी ऊपर हैं। आसान भाषा में कहें तो बैंक के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विड फंड्स और स्टेबल फंडिंग है। तो कुल मिलाकर ICRA का नजरिया तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, स्टेबल आउटलुक के साथ। बिल्कुल। ICRA का मानना है कि बैंक अपनी ये जो मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल है इसे बनाए रखेगा। रेटिंग पर नेगेटिव प्रेशर तभी आ सकता है अगर एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा बिगड़ जाए या कैपिटल में बड़ी गिरावट आए। अच्छा। या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है
रिटर्न ऑन एसेट्स ROA वो लगातार 1.0% से नीचे चला जाए, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद कम है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि HDFC बैंक की बुनियाद मजबूत है, विलय से जुड़ी जो शुरुआती चुनौतियां थी उनसे बैंक ठीक से निपट रहा है, और देश की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसे सबसे ऊंची रेटिंग मिली हुई है, ICRAA स्टेबल। हाँ ये बाजार में उसकी बहुत स्थिर और मजबूत छवि को दिखाता है। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, पर एक सवाल या कहिए एक विचार भविष्य के लिए जरूर खड़ा होता है यहाँ पर। क्या? रिपोर्ट में ये भी मेंशन्ड है कि आने वाले समय में शायद ब्याज दरें गिरें। अगर ऐसा होता है तो बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर दबाव आ सकता है, मतलब ब्याज से होने वाला मुनाफा कम हो सकता है। ये तो एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि HDFC बैंक अपनी कमाई को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी जो डाइवर्सिफाइड ग्रुप स्ट्रक्चर है, जिसमें इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट वगैरह शामिल है, उसका फायदा कैसे उठाता है। क्या वो इन अलग अलग बिजनेस से होने वाली कमाई से NIM पर आने वाले दबाव को बैलेंस कर पाएगा? ये एक अहम पहलू होगा जिस पे आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आगे देखने के लिए। नमस्कार। HDFC बैंक और पूर्व HDFC लिमिटेड का विलय हुए अब कुछ समय हो गया है, और सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई ये जो इतनी बड़ी एंटिटी बनी है, ये अब कैसा कर रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बैंक की 19 अप्रैल 2025 की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं, और मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नतीजे भी हैं। साथ में प्रेस रिलीज भी है। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि ये जो इतने सारे नंबर्स हैं, इनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालें और समझें कि बैंक के लिए इसका मतलब क्या है, खासकर विलय की जो पेचीदगियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक के अपने प्रदर्शन मतलब स्टैंड अलोन नतीजों से शुरू करते हैं। बोर्ड मीटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, है ना? हाँ, 19 अप्रैल 2025, और नतीजे दोपहर 1:10 पे मंजूर हुए थे। ओके, तो मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही यानी Q4 FY25, इसमें बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट कितना रहा? इस तिमाही में नेट प्रॉफिट रहा 176.2 बिलियन रुपए। 176.2 बिलियन? ये पिछले साल की इसी तिमाही से तो ज्यादा है, वो 165.1 बिलियन था शायद। हाँ, ज्यादा तो है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी होगी कि विलय जो है वो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हुआ था। हाँ, सही बात है। तो पिछले साल के इसी तिमाही से मतलब Q4 FY24 से सीधी तुलना थोड़ी कह सकते हैं एप्पल टू एप्पल नहीं है। अगर पूरे साल की बात करें, वित्त वर्ष 2024-25 की, तो स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 673.5 बिलियन रहा। 673.5 बिलियन। पिछले साल ये 608.1 बिलियन था, तो करीब 10.7% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी तो 10.7% की है, लेकिन फिर वही बात, इस बढ़ोतरी में विलय का प्रभाव भी शामिल है, उसे अलग करना मुश्किल है। समझ गए। अच्छा, मुनाफे के अलावा बैंक की जो कोर कमाई होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII, उसका क्या सीन है? NII मतलब बैंक ने लोन पर जो ब्याज कमाया और डिपॉजिट पर जो दिया, उसका अंतर, वो Q4 FY25 में 10.3% बढ़कर 320.7 बिलियन हो गया। 10.3% की ग्रोथ, ठीक है। हाँ, ये बैंक की मेन कमाई है, और इसी से जुड़ा होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM। हाँ, NIM। तो कुल संपत्ति पर NIM रहा 3.54%, और एक होता है कोर NIM, जिसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स जैसे टैक्स रिफंड पर ब्याज वगैरह हटा देते हैं, वो 3.46% रहा। ये कोर ऑपरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का शायद बेहतर इंडिकेटर है। अच्छा, तो कोर NIM 3.46%, ठीक है। अब कमाई तो हो गई, लेकिन जो लोन दिए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब एसेट क्वालिटी, NPA वगैरह? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ग्रॉस NPA यानी वो लोन जहां 90 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं आई, वो 1.33% रहा। 1.33%, ये पिछली तिमाही दिसंबर 2024 से तो कम है ना? तब शायद 1.42% था। बिल्कुल, दिसंबर तिमाही से सुधार है, लेकिन अगर एक साल पहले देखें, मार्च 2024 में, तब ये 1.24% था, तो उससे थोड़ा ज्यादा है। ओके। और नेट NPA मतलब प्रोविजनिंग करने के बाद जो बचता है, वो 0.43% पर है। 0.43%? यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अगर हम कृषि यानी एग्रीकल्चर सेगमेंट के NPA को हटा दें, तो ग्रॉस NPA सिर्फ 1.13% रह जाता है। अच्छा,
तो इसका मतलब कृषि वाले लोन्स में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये एक एरिया है जिस पर बैंक को शायद ध्यान देना होगा। ठीक है। और बैंक की अपनी जमा पूंजी की क्या स्थिति है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, CAR? CAR, हाँ, ये बताता है कि बैंक के पास रिस्क वाले एसेट्स के मुकाबले कितनी कैपिटल है नुकसान झेलने के लिए। तो HDFC बैंक का CAR 19.6% रहा। 19.6%। ये तो काफी अच्छा है। रेगुलेटरी जरूरत तो शायद 11.7% के आसपास है। हाँ, 11.7% की जरूरत है, तो ये उससे काफी ऊपर है। और पिछले साल ये 18.8% था, तो उससे भी बेहतर हुआ है। और टियर 1 CAR? टियर 1 CAR, जो कोर कैपिटल होती है, वो भी 17.7% पर है। बहुत मजबूत है। ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ का एक अच्छा संकेत है। तो इसका फायदा शेयर धारकों को भी मिलना चाहिए। डिविडेंड का क्या रहा? हाँ, मुनाफे का असर डिविडेंड पे भी दिख रहा है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है। 22 रुपए? हाँ। पिछले साल 19.5 था ना? हाँ, पिछले साल 19.5 था, तो बढ़ोतरी हुई है। अच्छा है, पर इस पर अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लगेगी। हाँ, AGM में शेयर होल्डर्स की मंजूरी चाहिए होगी और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 जून 2025 तय की गई है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टैंड अलोन बात, यानी सिर्फ HDFC बैंक की। अगर हम पूरे ग्रुप को देखें, मतलब कंसोलिडेटेड नतीजे, हाँ। उसमें क्या तस्वीर है? हाँ, कंसोलिडेटेड में बैंक के साथ साथ उसकी जो सब्सिडरीज हैं, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC AMC, HDFC सिक्योरिटीज, उन सब का प्रदर्शन जुड़ जाता है। तो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस दिखती है? बिल्कुल। तो कंसोलिडेटेड लेवल पर Q4 FY25 का नेट प्रॉफिट 188.3 बिलियन रुपए रहा और पूरे साल का FY25 का नेट प्रॉफिट 707.9 बिलियन रुपए रहा। 707.9 बिलियन कंसोलिडेटेड। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और अपडेट है कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इनकी एक अहम सब्सिडियरी है, उसने IPO लाने के लिए DRHP फाइल कर दिया है। अच्छा, HDB का IPO आ सकता है, ये तो बड़ी खबर है ग्रुप के लिए। कैसे? हाँ, ये वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से एक बड़ा कदम हो सकता है। सही है। अच्छा, इन नंबर्स के अलावा इन रिपोर्ट्स में कुछ और खास बातें थीं? ऑडिटर्स की राय या कोई और रेगुलेटरी अपडेट्स? हाँ, 2-3 और चीजें हैं। एक तो ऑडिटर्स प्राइसवाटरहाउस LLP और बार्टली बॉय एंड पुरोहित, उन्होंने नतीजों पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, मतलब उन्हें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरा, RBI के निवेश वर्गीकरण यानी इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन पर नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए हैं। हाँ, इसका कुछ असर हुआ है क्या? हाँ, इसके चलते बैंक ने कुछ एकमुश्त लाभ, वन टाइम गेन रिकॉर्ड किया है, जिसे नियमों के तहत जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ आंकड़ों पर इसका भी असर है। ओके। और एक और बात, विलय की शर्तों के तहत बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में HDFC एजुकेशन HDES में अपनी हिस्सेदारी बेची है, जबकि HDFC क्रेडिला की बिक्री वित्त वर्ष 2024 में ही पूरी हो गई थी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी हुए हैं। हाँ, कह सकते हैं। और फिजिकल प्रेजेंस, शाखाएं, ATMs वगैरह बढ़े हैं? हाँ, नेटवर्क एक्सपेंशन जारी है। 31 मार्च 2025 तक 9,455 शाखाएं और 21,139 ATM हो गए थे। काफी बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो विलय की अपनी जटिलताएं हैं, कुछ रेगुलेटरी बदलाव भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद HDFC बैंक ने FY25 में अच्छा सॉलिड मुनाफा दिखाया है। कैपिटल पोजीशन बहुत मजबूत है, डिविडेंड भी बढ़ा है और एसेट क्वालिटी भी स्थिर है। हालांकि जैसा हमने कहा, कृषि NPA पर थोड़ी नजर रखनी होगी और सहायक कंपनियां भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और HDB का IPO एक अहम डेवलपमेंट है। तो इन सब आंकड़ों और डेवलपमेंट्स को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। विलय का इंटीग्रेशन तो अभी चल ही रहा होगा और रेगुलेटरी माहौल भी बदल रहा है, जैसे आपने वो निवेश नियमों का जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में बैंक आने वाले साल में अपनी ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने और बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं पर फोकस कर सकता है, ये सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। विलय के सिनर्जीज को पूरी तरह से रियलाइज करना, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और बदलते नियमों के साथ तालमेल बिठाना, ये सब आगे देखने वाली बातें होंगी। तो चलिए HDFC बैंक की जो हालिया अर्निंग्स कॉल हुई थी उस पर थोड़ी बात करते हैं। अपने पास 19 अप्रैल 2025 वाली कॉल के मेन पॉइंट्स हैं। इसमें बैंक के MD और CEO श्री शशिधर जगदीशन और CFO श्री श्रीनिवासन वैद्यनाथन, इन लोगों की बातें शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद आज ये समझना है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है,
मर्जर के बाद उनकी क्या खास स्ट्रैटेजी रही है, और अब जब ब्याज दरें घट रही हैं तो बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है। मतलब हम मार्जिन, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी, इन चीजों पर खास ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस समय का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। इकोनॉमी कैसी थी और बैंक की क्या पोजीशन थी? आरबीआई तो रेट कट कर रहा था, पर कुछ ग्लोबल टेंशन्स भी थी शायद। हाँ, सही कहा। कॉल के हिसाब से देखें तो इंडियन इकॉनमी तो ठीक लग रही थी। मतलब महंगाई कम हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद थी और आरबीआई ने रेट कट शुरू भी कर दिए थे। पर हाँ, ग्लोबल लेवल पर थोड़ी अनिश्चितता थी, जैसे वो ट्रेड टैरिफ वगैरह। इसी माहौल में एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया था, अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब एलडीआर, उसे कम करने का। एलडीआर, अच्छा, जो बताता है कि डिपॉजिट के मुकाबले कितना लोन दिया। हाँ, वही। तो मर्जर के टाइम ये करीब 110% था, जो काफी ज्यादा था। उसे घटाकर मार्च 2025 तक वो 96% पर ले आए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने डिपॉजिट ज्यादा तेजी से बढ़ाई लोन देने की रफ्तार से। ये तो मतलब सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है, रिस्क कम करने के लिए शायद। बिल्कुल, ये बिल्कुल सचेत फैसला था। एलडीआर को नीचे लाने के लिए उन्होंने जानबूझकर लोन ग्रोथ थोड़ी धीमी रखी और डिपॉजिट बढ़ाने पर जोर दिया। और हाँ, कॉस्ट कंट्रोल पर भी फोकस था। ये सब एक तरह से संभल कर चलने वाली बात है। समझ गया। अब आते हैं मुनाफे पर, प्रॉफिटेबिलिटी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम, बैंक ब्याज से कितना कमा रहा है लोन के मुकाबले, उसका क्या हाल रहा, खासकर तब जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे? देखिए, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछले 12 महीनों में एनआईएम काफी स्टेबल रहा है। मतलब एक नैरो रेंज में 3.4% से 3.5% के बीच। अच्छा, रेट कट के बावजूद? हाँ, ये इसलिए हो पाया क्योंकि बैंक ने अपनी फंडिंग कॉस्ट मतलब डिपॉजिट पर जो ब्याज देते हैं और एसेट यील्ड यानी लोन पर जो कमाते हैं उसे ठीक से मैनेज किया। फंडिंग साइड पर देखें तो उधार का हिस्सा कम हुआ, लेकिन फिक्स डिपॉजिट यानी टीडी बढ़े। दूसरी तरफ लोन मार्केट में कंपटीशन तगड़ा था, खासकर कॉर्पोरेट और एसएमई में। फिर भी उन्होंने यील्ड बनाए रखी। लेकिन रेट कट का सीधा असर तो एनआईएम पर पड़ा होगा ना? जो लोन पॉलिसी रेट से जुड़े होते हैं उन पर तो तुरंत असर दिखता है। सही कहा, बिल्कुल। जो लोन बाहरी बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, जैसे रेपो रेट, उन पर असर फौरन आता है। इससे मार्जिन पर प्रेशर बनता है। लेकिन जो डिपॉजिट की कॉस्ट है वो कम होने में टाइम लगता है। इसीलिए मैनेजमेंट कह रहा था कि क्वार्टर द क्वार्टर देखने के बजाय आप साल भर की स्टेबिलिटी देखिए। ये बात भी सही है। और इसी स्टेबिलिटी का एक और इंडिकेटर है रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओए। मतलब बैंक अपने टोटल एसेट्स पर कितना कमा रहे। ये भी मर्जर के बाद से करीब 1.9% पर स्थिर रहा है। उनका लॉन्ग टर्म एवरेज भी 1.9% से 2.1% के बीच ही रहा है। ये मार्जिन मैनेजमेंट तो वाकई काफी टाइट रखा है उन्होंने। अच्छा, अब डिपॉजिट्स की बात करते हैं। जब रेट्स कट रहे थे तो क्या बैंक कॉन्फिडेंट था कि वो डिपॉजिट ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा? हाँ, उनका कहना था कि वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड नहीं करते। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांचेस हैं, कस्टमर के साथ जो रिश्ते हैं, उसके दम पर वो डिपॉजिट्स बढ़ा सकते हैं। पिछले साल ही उन्होंने सोचिए 3.4 ट्रिलियन रुपए के डिपॉजिट्स जुटाए थे। वाह, 3.4 ट्रिलियन। हाँ, और जहां तक कासा रेशो की बात है, मतलब करंट और सेविंग्स अकाउंट वाला हिस्सा, उनका मानना है कि जब रेट्स गिरते हैं तो कासा बढ़ता है। थोड़ा टाइम लगता है और ये कस्टमर की इनकम पर भी डिपेंड करता है, पर उन्हें उम्मीद थी कि ये सुधरेगा। और लोन ग्रोथ और एलडीआर अब 96% पर तो आ गए। आगे क्या प्लान है? हाँ, तो FY25 में लोन ग्रोथ थोड़ी धीमी रखी थी, करीब 7.7% AUM में, ताकि एलडीआर जल्दी से नीचे आए। अब FY26 में उनका टारगेट है कि मार्केट रेट के हिसाब से लोन ग्रोथ की जाए, लेकिन सही प्राइसिंग पर, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से समझौता नहीं। और फाइनल टारगेट है कि FY27 तक एलडीआर को 90% से नीचे ले आएं। अच्छा, कॉल में एक और बात थी, वो कमर्शियल और रूरल बैंकिंग, सीआरबी, उसके पुनर्गठन की। वो क्या था? हाँ, सीआरबी का रीस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली जो लोन वाला साइड है, एसेट साइड, उसको एक डिप्टी एमडी के अंडर इंटीग्रेट किया गया है। मकसद ये है कि रूरल एरिया में सिनर्जी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी सुधरे। जैसे एग्रीकल्चरल लोन को 2 व्हीलर, ऑटो या गोल्ड लोन के साथ क्लब करके देखना। इससे कस्टमर रिलेशनशिप भी गहरा होगा और रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल भी। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बड़ा चेंज लगता है। आखिर में एसेट क्वालिटी,
लोन की क्वालिटी कैसी है? एनपीए मतलब बैड लोन, उसको लेकर कोई चिंता? बैंक का तो यही कहना था कि उनके एनपीए अलग-अलग इकोनॉमिक साइकिल में स्टेबल रहे हैं। ये उनकी क्रेडिट पॉलिसी और वो जैसे कस्टमर चुनते हैं उसको दिखाता है। उनका ये भी मानना था कि इंडस्ट्री में शायद एनपीए का जो बुरा दौर था वो अब बॉटम आउट हो गया है। अच्छा। और वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि सिर्फ लोन देने के लिए वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी से समझौता नहीं। फोकस पूरे बैंकिंग रिलेशनशिप पर है, सिर्फ लोन देने पर नहीं। और वो जो अनसिक्योर्ड लोन का बड़ा पोर्टफोलियो है करीब 2 ट्रिलियन का, उसका क्या स्टेटस बताया? हाँ, उस पे भी बात हुई। उसमें से भी करीब 75-80% सैलरी वाले कस्टमर्स का है और बैंक के मुताबिक वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें फिलहाल कोई स्ट्रेस के साइन नहीं दिखे हैं। तो मतलब कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद काफी सावधानी से चल रहा है, मार्जिन को मैनेज कर रहा है, एलडीआर टारगेट के लिए डिपॉजिट पर फोकस है, एफिशिएंसी के लिए अंदरूनी बदलाव भी कर रहा है और एसेट क्वालिटी पर पकड़ मजबूत बनाए हुए है। बिल्कुल, स्थिरता और सोच समझकर मैनेजमेंट, यही मेन थीम लगती है उनकी बातों से। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, एक तरफ बैंक की ग्रोथ की इच्छाएं हैं जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना, और दूसरी तरफ ये संभल कर चलने वाला मैनेजमेंट है जहां मार्जिन और एसेट क्वालिटी बनाए रखनी है। अब आगे चलकर ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों और घरेलू रेट कट्स के बीच ये बैलेंस कैसे बना रहता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।